मगर वजीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नज़रसानी का इशारा देते हुए अब एक नई बहस छेड़ दी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है। IMF के साथ बिजली टैरिफ पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि IMF को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में इजाफा होगा, हम गर्दिशी कर्जे कम करेंगे, लेकिन टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मजीद कहा कि GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो 4 सालों तक मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। IMF के बेल आउट पैकेज पर मौशी माहिरीन हुकूमत को खबरदार करते रहे हैं कि IMF के सख्त शराइत से मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना होगा। डॉक्टर साहब, आखिरकार शौकत तरीन साहब वही बातें कर रहे हैं, उन्हीं नाइंसाफियों की बातें कर रहे हैं जो आप IMF प्रोग्राम में जाने से पहले हमेशा करते रहे हैं। आपने हमेशा मुखालिफत की है कि IMF के प्रोग्राम में जाने से कोई बेहतरी नहीं आएगी, मईशत का मजीद ही मईशत ख़राब हालत में जाएगी। अब जो बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब के 5% तक ग्रोथ नहीं लेकर गए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अब आपको पता है जो हमारे टारगेट भी हैं, जो आलमी मालियाती इदारों ने भी दिए हैं 2 से 2.5%। सर, ये 5% तक ग्रोथ का टारगेट ये कितना प्रैक्टिकल है? देखें, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया और आपके चैनल पे और हर जगह पे, और मैं लिखता भी रहा हूं कि IMF के प्रोग्राम में जो भी मुल्क गया है वो जख्मों से चूर होकर निकलता है, वो जख्मों से चूर हो जाता है। ये बार बार आपके प्रोग्राम में भी मैं कहता रहा, बिल्कुल, और आज वही बातें। अच्छा, जब ये मैं बातें कहता था तो प्राइम मिनिस्टर समेत और उनके वज़रा समझते थे कि मैं बहुत एंटी PTI हो गया हूं। कोई डॉक्टर अशफाक को हमारे इसमें से कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। अब उन्हीं के वजीर अभी नामजद हुए थे कि नामजदगी से भी पहले उन्होंने कहा कि ये 2.5 सालों में बेड़ा गर्क हो गया। मैंने तो कभी ऐसे सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किए थे, और इसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर उनको लगाते हैं तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का एहसास हो गया कि वाकई IMF में जाकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। और काश वो ये भी सोच लेते कि डॉक्टर अशफाक मुझे बहुत मना करता रहा कि ना जाए। तो मसला ये है कि IMF को क्या रियलाइजेशन हो पाएगी कि हमें टैरिफ नहीं बढ़ाना है, महंगाई होगी, लेकिन सर दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। वो और इसीलिए कहते हैं कि टैक्स नेट भी बढ़ाएं, जो ये फिस्कल खसारा है ये भी कम हो। फिर गर्दिशी कर्जों को अगर वो कम करने की बात करते हैं तो कहते हैं उसके लिए बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसके लिए कैसे उनको हम जो है ना वो रियलाइज करवाएंगे या वो मान जाएंगे? फिर कोविड की तीसरी लहर है, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो जो बात वजीर खजाना कह रहे हैं कि हम समझाने की कोशिश करेंगे, IMF मानेगा? देखिए, माने या ना माने, लेकिन मैं समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उनको ठीक, बिल्कुल शायद मेरी बातों का भी उनको भी एहसास हो गया है कि यही एक रास्ता है। मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा कि हमें एक मरतबा IMF के प्रोग्राम में अब हम गलती कर दी है और चले गए हैं, तो अब इसको मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है हमें वो क्या करना चाहिए, उनके साथ रीनिगोशिएट करनी चाहिए। ये बार बार मैं कहता रहा हूं कि पॉलिसीज जो है वो अब पे बात करने की जरूरत नहीं है, अब हम रिफॉर्म्स करें। लेकिन रिफॉर्म्स का मतलब कीमत बढ़ाना नहीं होता है। कीमत बढ़ा के कभी भी रिफॉर्म्स नहीं होती हैं। कीमत बढ़ाने का मतलब हुआ कि आप स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। तो पावर सेक्टर का जो खसारा है इससे फिर कैसे निकल सकते हैं हम? जी, क्या कहा आपने? पावर सेक्टर का फिर जो खसारा है, फिर जो गर्दिशी कर्जे हैं, फिर इससे कैसे निकल सकते हैं हम? देखिए, IMF में तो बहुत बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं ना, वर्ल्ड बैंक भी बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, दुनिया को मईशत जाके सिखाते हैं। तो कम से कम हमें ये तो आके बताएं कि किस तरीके से गर्दिशी कर्जे को रोका जा सकता है, प्रोसेस में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये तो हमें उन्होंने बिजली के क्या कहते हैं कि ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया तो कीमतें बढ़ाए चले जाओ। तो कीमतें बढ़ाओगे चोरी होगी। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है लाफर कर्व। एक हद से ज्यादा आप जब अपनी कीमतें बढ़ाएंगे बिजली की तो फिर वो बिजली चोरी होनी शुरू होगी, फिर महंगाई भी होगी।
महंगाई भी होगी, हर चीज होगी, आपकी इंडस्ट्री नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। तो कम से कम मैंने ये पिछले साल जून में मैंने एक आर्टिकल लिखा, हु डैमेज द इकोनॉमी, अगर आपको याद हो, आपको भी भेजा था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया कि $40 बिलियन का कॉस्ट उन्होंने इनकर कर दिया, ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख ने, और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते थे, और यही मैं बताता रहा। लेकिन मेरा जुर्म यह था कि मैं उस वक्त बोल दिया देता था, और ये सारे वज़रा जो थे वो समझते थे कि मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूं। सही। आज वही चीज हो रही है। जिनको इन्होंने नामजद किया वजीर खजाना, उसने भरे उसमें कहा कि बेड़ा गर्क हो गया है। चलें, किसी चीज का रियलाइज हो जाना ही काफी होता है। रियलाइजेशन हो जाए तो फिर आप सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं डॉक्टर साहब। अगर चल पड़े मैं तो दुआ करता हूं कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हम बाहर से बैठकर उनके जो हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे, वो ठीक काम कर रहे हैं। सही। और वो बिल्कुल निगोशिएट करने की जरूरत है। हम असल में डर डर के कहते ना कि इतना पूरी नेशन को हमने खौफजदा कर दिया है। सही। कि पता नहीं IMF क्या हवा सा चीज है कि ये नहीं करेगा। तो वो असल में उनके दोनों जो थे, गवर्नर और हफीज शेख, ये दोनों उन्हीं के आदमी थे। गवर्नर तो वहीं से आया था, हफीज शेख वर्ल्ड बैंक से थे, वहीं के कजन थे वो उनके। तो आपने उनको दे दिया तो उन्होंने तो डरा के मार दिया आपको। सही, ठीक है। हमारी मईशत के सारे इशारे वाकई में पॉजिटिव हो गए हैं, तो फिर हमें IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि IMF के चार्टर के अंदर लिखा है कि जो मुल्क जो है वो संगीन माशी कंडीशन से जब वो सामने हो जाते हैं, रिजॉर्ट रह जाता है, उनके पास कोई और हरबा नहीं बचता, तो फिर ममालिक जो है वो IMF के पास जाते हैं। तो अगर हम सीधी राह पे चल हमारी मईशत, तो फिर हमें IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बनता है कि हमें जब बताया जाता है कि हफीज शेख साहब, डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कमालात कर दिए, मईशत बहुत जबरदस्त कर दी उन्होंने, दूध और शहद की नहरें बहने लगी, ये 3 तारीख तक तो हमें वज़ीर आज़म साहब यही बता रहे हैं। अगर वाकई में उन्होंने कमाल किया तो फिर उनको निकाल क्यों दिया गया? तो क्या ये जो वज़रा बदले जाते हैं, आपने भी इसका जिक्र किया कि चौथा वज़ीर खजाना सामने आया है, क्या ये किसी कारकर्दगी बदले जाते हैं? उनको बदलने की बुनियाद क्या है? फिर आप देखिए, आपने टीम का जिक्र किया, जो सबसे जबरदस्त बात आपने की है वो आपने टीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे दिलों में कतन शक नहीं है कि नियत एग्जिस्ट करती है काम करने की, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कोई दुकान नहीं है, ये कोई खोखा नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का एक मुल्क है। यहाँ की माशी पॉलिसी चलाने एक आपको कहलाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें सबसे पहली चीज है फेज 1 कहलाता है, वो होता है टीम को तश्कील देना। अब पहले टीम की तश्कील दी जाती है, फिर वो टीम बैठती है, कई महीने बैठती है और मंसूबा बंदी करती है, फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद शुरू होता है और कई महीने और गुजर जाते हैं उस अमल दरामद के ऊपर, और फिर फेज 4 जो चौथा फेज है, उसमें जाके आपको कोई नताइज सामने आते हैं। जी बिल्कुल। अब आप यहाँ पे जरा हालात कि पहले तकरीबन 8 महीने हमारे पास एक वजीर खजाना रहे असद उमर के नाम से, फिर 23 महीने से वजीर खजाना आ गए डॉक्टर हफीज शेख के नाम से, फिर 18 दिन के लिए तीसरे वजीर खजाना आ गए हमाद अजहर के नाम पे, फिर ये खजाना आए। इसका मतलब ये है कि 32 महीने के बाद 50% टाइम जो है वो PTI का गुजर चुका है। अभी तक ये फेज 1 में है, अभी तक टीम की तश्कील दी जा रही है। अब खुदा करे कि वजीर खजाना जो आए हैं वो एक काबिल किस्म की टीम ठीक कर लें, अभी तश्कील दी जा रही है, ठीक है। अब वो जब टीम बन जाए फिर वो बैठेगी और कई महीने लगेंगे उसको मंसूबा बंदी करने के लिए, ठीक है, और फिर कई मजीद सरकार होंगे उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होने की। और मैं जरा लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहूंगी, दुख भी वैसे है, लाइटर नोट भी है, लेकिन दुख भी है, मतलब दो चीजें एक साथ हैं। मुझे समझ नहीं अपने तासुरात का इजहार कैसे करूं। आपने कहा कई महीने इसमें लगेंगे, कई महीने उसमें लगेंगे, और तब तक कोई नया वजीर खजाना ना आ जाए, नया चेहरा सामने आ जाए। देखिए, मैं तो मुल्क चलाना, मुल्क किस तरह चलता है, पॉलिसी किस तरह चलती है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो ये बाकी जो 2.5 साल या आधा अरसा रह गया है उसमें कोई नताइज सामने नहीं आ सकता। मैंने आपको फेज गिनवा दिए, अभी हम फेज 1 में फंसे हुए हैं।
तो फेज 1 से निकलेंगे, फिर फेज 2 आएगा, फिर फेज 3 आएगा। अच्छा, फिर आप सोचिए कि मईशत को कई दफा हम मईशत दान भी बड़ा पेचीदा करके पेश कर देते हैं, और कभी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो जाती है, कभी जीडीपी की टर्म इस्तेमाल की जाती है। देखिए, आम पाकिस्तानी का करंट अकाउंट सरप्लस से, जीडीपी से कतन कोई ताल्लुक नहीं। हम पाकिस्तानी की मईशत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के इर्द घूमती है। वो कहती है कि आटे की कीमत भाई क्या है, अगर 3 साल पहले 35 रुपए थी तो आज 70 रुपए क्यों हो गई या 75 रुपए क्यों हो गई। दूसरी बात उनकी कहती है कि भाई चीनी की कीमत क्या है, अगर 3 साल पहले 55 रुपए की थी तो आज 100 रुपए से ज्यादा क्यों हो गई। और तीसरी मईशत की उनका इशारिया होता है कि बिजली का बिल आज मेरा कितना है। अगर बिजली का बिल मेरा 11,000 रुपए का आ रहा था 3 साल पहले, तो आज वो 28 रुपए यूनिट, 28,000 रुपए पे किस तरह पहुंच गया। तो मईशत को पेचीदा ना बनाएं। आम आदमी की मईशत ये 3 चीजें हैं। हमें ये बता दिया जाए कि आटे की कीमत जो 70-75 रुपए पे पहुंच गई है, क्या नए वजीर खजाना आएंगे तो उसको वापस 30-40 पे ले जाएंगे। बिजली की कीमत जो 28 रुपए यूनिट पहुंच गई है, नए वजीर खजाना आएंगे तो क्या उसको वापस 11-12-15 रुपए पे ले जाएंगे। चीनी की कीमत जो 100 अहम से सवाल, ऊपर हाँ। चली गई है, क्या वापस